इतना बड़ा नाम हो, उसका बेटा हो, लोग उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये तो हमजा साबरी का बेटा है, इसने तो इस फील्ड में आना है। मेरी इतनी ज़्यादा शार्प आवाज़ नहीं है, थोड़ी भारी है, थोड़ी लाउड है बनस्बत मेरे दादा के। उनका थोड़ा सा भारी वोकल था। हमें तो यकीन करो कि बिल्कुल 0.01% भी नहीं पता होगा। हम परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें एक फुटप्रिंट छोड़ के चले गए, तो वो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये भाई हमारे, इनके आगे नाम के आगे साबरी होगा और वो इनको बुलाएंगे, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये साबरी ब्रदर्स हैं। हम जो साबरी के कज़न हैं, हम उनके भाई भतीजे भांजे बेटे भी बने। मैं खुद अटेंड करके आया हूँ एक अपने भाई का इवेंट। ये उमेश। तो ये चीज़ मुझे अभी भी उनके वर्ड्स याद हैं कि यार जब ये आदमी इतने बड़े लेजेंड दुनिया में नाम कमा के गए, इतना काम करके गए, और ये अब अपने मैं ये क्या कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ आया ही नहीं, वो रोते हुए देखा है मैंने उनको आंसू से। स्टार्टिंग से इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी, बहुत बारीक सी आवाज़ थी, लेकिन फिर उसको स्ट्रक्चर किया, उसमें ये टेक्सचर्स क्रिएट किए, फिर जाके गला फॉर्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनसे जो हमारा निस्बत है या ताल्लुकात हैं वो अरसे से चले आ रहे हैं। ये माशाल्लाह थर्ड जनरेशन है जो इन कांटेक्ट है। इनके जो दादा थे ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब, वो हमारे दादा के दोस्त थे। इनके वालिद साहब अमजद साबरी साहब हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, और इनसे हमारी दोस्ती अभी स्टार्ट हुई है, मेरी मुराद मुजद्दिद साबरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साहब मैंने कह दिया, लेकिन ये बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, क्योंकि इनके वालिद साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। तो थैंक यू सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू जी, आपने हमें याद रखा, हमें आप बुलाया। आप हमेशा में याद है सर। खैर मुजद्दिद, इसको बिल्कुल फ्रैंक रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हारा प्रेशर समझ सकता हूँ कि एक इतना बड़ा नाम हो, बिल्कुल उसका बेटा हो, और लोग उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये तो हमजा साबरी का बेटा है, इसने तो इस फील्ड में आना है। तो ये प्रेशर कैसा इस प्रेशर को पाया तुमने? नहीं, वैसे अब प्रेशर के साथ खेलने में तो अब तो मज़ा आता है, लेकिन हाँ, ये प्रेशर बहुत बड़ा है कि सिर्फ वालिद साहब का ही नाम नहीं, एग्जैक्टली दादा का भी नाम, है। मतलब 2 जनरेशंस की लेगेसी मेरे ऊपर अब बिल्कुल। सही है, पॉइंट आउट हो गया, सब स्पॉटलाइट में डाल दिया गया मुझे, और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और मुझे आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही चाहूँगा कि यार सब लोगों को ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर बंदा सेम नहीं हो सकता। 100% हम हाँ अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं अपना 110% दे रहा हूँ कि मैं उस लेगेसी को उसी तरीके से लेके कंटिन्यू करूँ, लेकिन हाँ, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकता जैसे मेरे अब्बा या मेरे दादा हुजूर करके जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बहुत फ़नी बात करूँगा, और शायद तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ हो। अब मैंने कभी अच्छी नात पढ़ दी, हाँ फसी भाई का बेटा है, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बुरी नात पढ़ दी, अबे फसी फसी भाई का भाई का बेटा है, बेटा ऐसी नात पढ़ दी। बहुत दफ़ा होता है ऐसा, बहुत दफ़ा होता है। लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, और अच्छा लगता है मुझे कि कोई बता देना कि जैसे बेटा यहाँ पे गलती हाँ, हो गई। गुड वे में कि यहाँ गलत हो गया ब्रदर, इसको सुधार लो, तो मैं उसको चीज़ को सुनता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ और अमल करने की कोशिश करता हूँ कि वो आगे गलत ना हो। लेकिन ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि कहीं गलत परफॉर्म कर दिया, कोई अच्छा नई चीज़ पढ़ी, यार हमजा साबरी का बेटा है और ये काम कर रहा है। बिल्कुल। और जब अच्छा करोगे तो हाँ बिल्कुल बाप की हाँ, कॉपी है, बाप की बिल्कुल। कॉपी है। एक तो ये टैलेंट लफ्ज़ जो होता है ना, टैलेंटेड, आप बड़े टैलेंटेड हो, या ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टैलेंट एक चीज़ होती है, देखा अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक तोहफा इनायत मिला, होती है, बिल्कुल। लेकिन ये एक आर्टिस्ट को, आपको ही पता होगा या हमें पता होगा जो हमारी इस फील्ड से रिलेटेड है, उनको पता होगा कि इस चीज़ को पॉलिश करने में कितनी मेहनत और बिल्कुल, कितना टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है जो भाई। लोग, जो सामने वाले एक सेकंड में कहता है यार आप बहुत टैलेंटेड हो, आप तो नेचुरली बॉर्न हो, आपके वालिद साहब, आपके दादा, फैमिली में इनके तो इनहेरिटेंस गले है। में ही है, हाँ। इनके लिए क्या बड़ी बात है। अरे ऐसे ही, भाई हमारी ऐसे ही, चीज कोई ऐसे बॉडी ही। एनाटॉमी डिफरेंट थोड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन एक ये भी तुम्हें बहुत फेस करना पड़ता होगा कि अगर बिल्कुल वालिद साहब की तरह पढ़ दो तो भाई बिल्कुल बाप को कॉपी ये कर भी रहा है। बहुत के अक्सर हमारे उसमें यूट्यूब वगैरह के या फेसबुक के नीचे पोस्ट में कि कॉपी कर रहा है, ये ज़्यादा जानबूझ के अपनी आवाज़ में आओ, ये अपने अब्बा को कॉपी कर रहा है। यार अब वही आवाज़ निकलेगी जो निकल रही है अंदर से। मैं ऑब्वियसली कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता किसी की भी आवाज़, अगर वो इतना एक्सपर्ट हो भी जाएगा तो फिर वो कॉपी लगेगी। मैं खुद नहीं मानता कि मेरी अब्बा जैसी आवाज़ मिलती है, हाँ थोड़ी सी दादा में मिलती है, क्योंकि अब्बा की मेरी आवाज़ थी वो हाई पिच बहुत पे हाई जाती पिच थी है। और वो शार्प होती रहती थी। मेरी इतनी ज़्यादा शार्प आवाज़ नहीं है, हाँ थोड़ी भारी है, थोड़ी लाउड है बनस्बत मेरे दादा के, उनका थोड़ा सा भारी वोकल था।
तो इसलिए लोग, क्योंकि एक तो उनको सुन के भी पता नहीं चलता लोगों को, बस वो थोड़ी सी हाँ कहीं ना कहीं मैच करती होगी। अब यहाँ मैं कहूँगा कि ये फैमिली इनहेरिटेंस है कि कहीं ना कहीं कहीं तो मैच मिलेगी, ऑब्वियसली। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी मैं करता नहीं हूँ जानबूझ के। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है ना, क्योंकि लोगों को देखो कुछ पता वता है नहीं, उनको बस क्रिटिसाइज करना होता है। अब तुम्हारी आवाज़ मिल रही होगी तो कहेंगे बिल्कुल बाप की कॉपी कर रहा है, और अगर नहीं मिलेगी तो आगे से यार बाप की क्या आवाज़ थी, बेटे की क्या बेटे आवाज़ की है। आवाज़ है। ठीक है, तुम अगर अपना स्टाइल ले आए तो उस पर भी मसला है, बाप के स्टाइल पे पढ़ोगे तब भी मसला है। मेरा बेसिकली मेन मोटिव है कि जो इन सब चीज़ों को हटा के दिखाई जाए कि जो मैसेज है जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। जो वालिद साहब का मैसेज है, जो हमें बताया गया ये मैसेज कन्वे करना है, अमन का, प्यार मोहब्बत का, समझ लें कि जो हमारा पेशा है, जिस तरीके से हम लोग मैसेज कन्वे करते हैं, हम नातों से अब हम दीन ही फैला रहे हैं ना, बिल्कुल। तो उसके जो मैसेज है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो माशाल्लाह ये कद में तो माशाल्लाह बहुत लंबा हो गया, लेकिन एज में भी बहुत छोटा है। तो क्या आगे का क्या प्लान्स है? प्लान्स तो बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। कवाली सिर्फ कवाली तो देखें ये लेगेसी है, तो ता बिल्कुल। क़यामत तक जब तक मैं हूँ मुझे करनी पड़ेगी, हम्म। और मेरी आगे आने वाली नस्लों को करनी पड़ेगी लाजमी, क्योंकि ये चीज़ हमें विरसे में मिली। विरसे में मिली है। हाँ, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत प्लान्स हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। शादी का क्या प्लान है? शादी का यार अम्मा भी रिसेंटली एक टीवी पे अम्मा के साथ इंटरव्यू हो रहा था, तो एक होस्ट है, उन्होंने पूछा अम्मा से, तो अम्मा ने 2 साल कहा है। बाकी मैं तो यही कहूँगा मेरे कुछ अपने प्लान्स और ड्रीम्स हैं वो उसको पूरे पहले हो ठीक जाएं कर। पहले, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शादी भी हो ही जाएगी। इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली अल्लाह आपके वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे, लेकिन तुम पे बहुत जल्दी प्रेशर पड़ गया जो अभी तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बिल्कुल। तो जब पहला शो किया वालिद साहब के बगैर, तो वो कौन सी एज थी जिसमें तुमने पहला शो अगर किया? मैं आपको ऐसे कहूँ कि अगर मैंने पहला शो किया वालिद साहब के बाद, तो फिर वो तो 13-14 ईयर्स में ही हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर मैं एज ए प्रोफेशनली प्रोफेशनली कहूँ वो। कि मैंने पढ़ लिख के जब मैं वापस आया, तो फिर मैंने समझ लें कि मैं 18 एंड हाफ का था जब मैंने प्रोफेशनली शो किया, अच्छा, अकेले अकेले। अपनी टीम नई बना के क्रिएट करके। क्योंकि हम लाहौर मूव हो गए थे जब मैं वापस आया, और जो अब्बा के टीम मेंबर्स थे, साथी थे, ग्रुप मेंबर्स थे, वो किसी के साथ, अब ऑब्वियसली उन्होंने इंतज़ार तो नहीं करना था कि हमारा बैठ के कि ये आएंगे तो फिर हम कमाएंगे। एग्जैक्टली। वो कहीं और लग गया, सबने अपना अपना रिस्क रोटी ढूंढी, विच इज़ फेयर। फिर मुझे नई हिस्से से टीम बनानी पड़ी। मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया, अपने मामू वगैरह से, सब हमने बेसिकली, मेरे मामू का ग्रुप था, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, और उन्होंने मुझे पॉलिश किया। मैं बिल्कुल ज़ीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। हमने शोज़, क्योंकि शोज़ तो मिलते थे अब्बा की वजह से, तो मैंने आके करने शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिश होते रहे। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बंदा गाते गाते ही गवैया बनता है। तो उसमें यही कि उसने खुद ही पॉलिश की, हालांकि इतनी कोई प्रैक्टिस की नहीं मैंने जितनी रियाज मुझे नहीं की। करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, उसी चीज़ में पॉलिश होते रहे, रेसल्स के अंदर और शोज़ में ही। फिर एक टाइम ऐसा आया 2022 के सितंबर में, मैं यहाँ पे आया था 3 शोज़ करने के लिए कराची में, क्योंकि हम लाहौर में होते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि 2023 के मार्च अप्रैल तक मैं कराची में बुक ही हो गया। अच्छा, नाइस, तो माशाल्लाह। ये मेरे पास, फिर मैंने अम्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा बस अब यहीं ऐसे ऐसे है, तो फिर अम्मा ने कहा बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला ऐसे ही सही तो है ऐसे ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये देखो, ये माशाल्लाह अब्बा जान की तुम्हारी लेगेसी या दादा जान की लेगेसी, हमें एक थोड़ा सा नेपोटिज्म आप कह लें या जो भी कह लें, एक थोड़ा सा पाथवे तो मिल गया था। ठीक है, अब बस हमारा काम है कि उस पाथवे पे चलना। देखिए, नेपोटिज्म ना उसी को बुरी लगती है जिसके साथ नहीं हो रही होती, Exactly. उसी को बुरी लगती है। जब तक वो अपने साथ हो रही होती तब तक कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नेपोटिज्म, लोगों को लगता है कि नेपोटिज्म जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है, और ये सब कुछ, जो बेचारा नेपोटिज्म से गुजर रहा होता है ना, जब वो नहीं भी आना चाह रहा होता इस फील्ड में, और उसको कहा जाता है कि नहीं आप तो यही आपके लिए यानी मुंतखब कर लिया होता है कि आपने क्या करना है। तो वो एक अलग आपके साथ एक मसला है। ऐसे ही है मेरा। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इसको रिपीट करें, कि मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या था इसमें। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि देखो, नेपोटिज्म दूसरों के लिए क्या है, तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके लिए तो बड़ी चीज़ें बिछा के रख दी नहीं प्लेट पे। देखिए, अनटिल अनलेस के वो जो प्रोडक्ट है वो इस काबिल है कि उसको वो हाइपर फेम मिले, तो फिर तो नेपोटिज्म कोई मसला नहीं है। नेपोटिज्म मतलब एक फ़ायदा ही है कि अगर ऑब्वियसली अगर मेरा कहीं कोई जानने वाला होगा और कोई वैकेंसी अगर खाली होगी, तो और वो इस केपेबल होगा कि वो उस जॉब को पूरा कर सके, तो ऑब्वियसली मैं उसी को हायर करूँगा जो मेरे कांटेक्ट में सबसे पहले होगा। इसको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन नेपोटिज्म एक डिफरेंट टॉपिक है जो लोगों ने एक डिफरेंट चीज़ बना दी। बिल्कुल नहीं, मैं ये जो बात कहना चाह रहा था ना वो ये थी
कि जो बेचारा बच्चा नेपोटिज्म से गुजर रहा होता है ना, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो आम इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि ये होता है कि जो आपके साथ के लोग हैं वो भी बोलते हैं हाँ भाई वालिद साहब की कुर्सी कब संभालोगे, ठीक है, जो नहीं, जो वालिद साहब से हसद भी करते हैं, बोलते हैं इनका बेटा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो बंदा बोलता है यार मैं करूँ तो क्या करूँ, इनको गलत प्रूफ करूँ, इनको सही प्रूफ करूँ, अपने आप को कब प्रूफ करूँ, इस चीज़ में इंसान जो है ना वो, ये चीज़ देखें, एक सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर आदमी के साथ होती होगी, किसी भी पेशे में, किसी भी फील्ड में हर बंदा कहीं ना कहीं इस चीज़ को डील करता होगा। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि बंदा जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, उस काम पे फोकस करो, अपने आप पे मेहनत करो और आगे बढ़ो बस। तो आपने अभी जिक्र किया कि वालिद साहब की जो टीम थी वो उधर चली गई, तो अभी तक उनसे इन टच हो? इन टच हैं कुछ लोगों से जिनसे कभी मुलाकात होती रहती है अक्सर यूजुअली, लेकिन हाँ, लेकिन अब मेरी जो टीम है प्रॉपर सब यंगस्टर्स हैं, सारे मेरे अपने कजन्स हैं, कोई आगे किसी रिलेटिव का, कोई किसी रिलेटिव का, तो ऐसे करके मैंने एक बिल्कुल न्यू यंग टीम बनाई हुई। अच्छा, लेकिन अब आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हमारे यहाँ ये ट्रेंड वापस रिवाइव हुआ है कि शादियों के अंदर कव्वालियाँ हो रही हैं और ये सब कुछ, तो शादियों में परफॉर्म करने में मज़ा आता है या जो कॉन्सर्ट्स होते हैं पूरी कव्वाली नाइट प्रॉपर शादियों में मैं बहुत सारी जगह कह चुका हूँ, वैसे मुझे पर्सनल कुछ 2-4 एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे मेरे, और इस वजह से मेरा शादियों वगैरह में परफॉर्म करने से दिल हट गया है। मैं हर सीज़न में अपने मैनेजर को यही बोलता हूँ कि भाई अब कोई भी शादी का शो नहीं पकड़ना, कोई भी शादी का शो नहीं पकड़ता, लेकिन क्या करें अब करना पड़ता है ये नाचीज़ पेट है, क्या करेंगे। फिर बेसिकली मेरा खानकाही महफिलें और कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है ना, बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज वगैरह के जो चले गए, ये 2 शोज़ मुझे करने में खुद मज़ा आता है, क्योंकि खानकाही के अंदर वैसी रूहानी ताकत होती है, वहाँ तो वैसी मज़ा आता है, उनको समझ आ रहा होता है ना, उनको समझ आ रहा होता है चीज़ें। और कॉर्पोरेट के अंदर सब जो है तमीज़ से अपने अपनी सूट लगा के, कोट बटन वगैरह लगा के अपनी अपनी इज्जत में बैठे होते हैं, तो इसलिए वो भी सुनते ही हैं, एंजॉय करते हैं और बड़े इसको फॉर्मल तरीके से एंजॉय करते हैं, जो विच इज़ वेरी गुड। शादियों वगैरह के अंदर अक्सर लोग बाग, क्योंकि कव्वाली एक बहुत अलग रिवायत बन चुकी है लोगों के नज़र में, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, नाच, ये चीज़ नहीं है, आप भी बेहतर जानते हैं। और अक्सर हमारा जो है वो इनकाउंटर कुछ नशेई लोगों से भी हो जाता है, जो कुछ पी पा के आ जाते हैं, तो वो बहुत डिसअपॉइंट करती है चीज़, इसलिए शादियों से थोड़ा सा बैक ऑफ करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इस चीज़ पे आना चाह रहा था कि देखो कॉर्पोरेट में तो ऑब्वियसली सबके बॉसेस बैठे हुए हैं, कोई किसी का एग्जैक्टली, इसलिए तो मुझे वो सब अपनी अपनी सही है, इज्जत अपनी अपनी नौकरियां संभाल के इज्जतों में बैठे हुए, टाई वाई लगा के बैठे हुए, अगर कुछ पी के भी आए तो उनको बिहेव तो बिल्कुल बिहेव करना पड़ेगा बिल्कुल। और खानका निज़ाम में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस तरह का, ठीक है, तो ऑब्वियसली तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने में कौन सा कलाम मज़ा आता है कि यार जो फरमाइश आया है, या अगर फरमाइश नहीं भी आया दिल से होता है कि नहीं यार ये परफॉर्म करना है? आजकल की यूथ को सिर्फ वो चाहिए जो उनको आता हो रिपीट लिप सिंक करने, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि उनको तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक वो आपके साथ साथ गा नहीं रहेंगे, साथ साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। तो मोस्टली तो अगर मैं आपको वैसे ही कहूँ, हम 3-4 कलामों के मैं आपको नाम कह दूंगा, जिसमें से साबरी ब्रदर्स और नुसरत अली खान के हैं, कि जो कोई भी कव्वाल पड़ेगा ना वो लाजमी है। भर दो झोली, ताइज़ार हरम, काली काली जुल्फ़ें मस्त नज़रों से, और ये रश्क कमर वाली, ये सब चीज़ें जो हैं, ये 5-6 कलाम ऐसे हैं कि कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो कव्वाली परफॉर्म करने के लिए कहीं स्टेज पे बैठेगा तो ये 5-6 कलाम लाजमी पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है और ये मुझे हर कव्वाल से पूछना था। एक तो होता है सेंटर, जो कि आप हो गए, ठीक है, जो वालिद साहब होते थे, बिल्कुल, अब साथ में जो हमनवा होते हैं, कभी कभार वो भी सुर लगाते हैं ऊपर नीचे, वो बेसुरा हो जाए, अगर सुर लगाते हैं हो जाते हैं, तो रिएक्शन क्या होता है? नहीं, रिएक्शन क्या है, देखिए इंसान की गलती है, मैं आपको हर सारे कव्वालों के पर्सपेक्टिव से नहीं बता सकता, मैं अपने हाथ में, क्योंकि मैं कव्वाल एक बहुत बड़ा लक़ब है, कव्वाल, मैं अपने आप को अक्सर कव्वाल कंसीडर नहीं करता। हाँ, मैं उस मैसेज को आगे कन्वे कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत नॉलेज और बहुत तालीम की ज़रूरत होती है, सब चीज़ें पता हो हमें, तो यकीन करो कि बिल्कुल 0.01% भी नहीं पता होगा। हम परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें एक फुटप्रिंट छोड़ के चले गए, वो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई जैसे हमनवा जो है वो थोड़ा सा बेसुरा हो जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें रेसल के सुर जो होता है ना, वो कुछ और स्केल कुछ और रखना पड़ता है, क्योंकि और कव्वाली में है कि पूरी ग्रुप टीम की वो है, ये आपकी सब एफर्ट है, पूरी ग्रुप की एफर्ट आएगी, तो आप सही एंजॉय कर सकते, किसी एक बंदे का नहीं, तभी कव्वाल बहुत ज़्यादा इतने होते हैं, कि कम से कम हमारे किसी भी ग्रुप में 15-16 लोग होते हैं, 17 लोग होते हैं, और इससे ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप एफर्ट होती है,
और अगर ऐसा हो जाता है तो उसको, मेरा ये मानना है कि उसको बैक ही करना चाहिए, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेस में हो जाती हैं, निकल जाती हैं। और सिर्फ कव्वाली में ही नहीं, कोई सिंगर भी हो तो उससे बिल्कुल। भी भंड हो जाते हैं, कोई और भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसको कवर करना जो है कि अगर उससे भंड हुआ है, सामने वाले ने पकड़ के उसको कवर कर लिया, ये चीज़ टीम वर्क शो करती है। ये एक आर्ट भी है ये वैसे। आर्ट है। और फिर और ऑब्वियसली सामने वाले को इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो नहीं पकड़ पाता। या कोई सुनने वाला होगा तो वो पकड़ लेगा, और जो कि तक मतलब 100 में से 2 लोग होंगे तो होंगे, वरना आज का ऑडियंस में तो कोई समझने वाला नहीं है। वाह। तो एजुकेशन आपकी माशाल्लाह चल रही है, उसके बाद ऑब्वियसली तुमने ब्रेक लिया, तुम इस फील्ड में प्रॉपर आए, ठीक है। तो ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था कि यार मैं उसको होल्ड पे रखता हूँ और इसको परस्यू करता हूँ? नहीं, जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट करना शुरू किया था तो मेरा ए लेवल्स शुरू हो गया था। जब मैंने अपनी पूरी जो मेरा ए लेवल्स के 2 साल हैं खुद ही स्पॉन्सर किया अपने आप को, 7 शोज़ भी करके। अच्छा, माशाल्लाह। और पढ़ाई भी करके साथ। तो क्योंकि मैं 1 साल लाहौर से करके आया था ए लेवल्स का अपना, और 1 साल मैंने इधर रह के खुद ही अर्न किया सब चीज़ें, मैं कॉलेज की फ़ीस वगैरह सब चीज़ें। अम्मा को बिल्कुल जब मैंने कहा कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ तो फिर मैंने कहा अम्मा बस अब आप ईजी हो जाओ, मेरी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली यू आर वेरी साउंड, तो तुम्हें कोई मसले तो नहीं है, लेकिन फिर ये दिमाग में क्यों आया कि यार मुझे खुद से करना है? नहीं, देखिए इसमें मैं अपनी मम्मा का बड़ा शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग डे से ना उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने जो भी बनाया, जो बना दिया रख दिया छोड़ दिया, लेकिन ये तुमने क्या बनाना है ये तुमने देखना है। वाह। ये उन्होंने बहुत अर्ली एज से एक चीज़ फीड करनी शुरू कर दी थी कि हाँ तुम्हारे अब्बा ने बना दिया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बना दिया, लेकिन तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे कि तुमने क्या बनाया। तो उस रेस के अंदर, और जब कव्वाली में उस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि आपने कहा था कि कव्वाली पे ब्रेक लगा के या उस स्टडीज़ पे ब्रेक लगा के, क्योंकि कव्वाली भी उसी प्लान का एक पार्ट है। पहली सीढ़ी है समझ लें कि जो प्लान मैंने आगे के लिए प्लान किए हैं, प्लानिंग तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए इंशाल्लाह। तो अब आजकल तुमने भी देखा होगा कि कव्वाल होते नहीं है वो, लेकिन अपने नाम के साथ लिख रहे हैं और हर शादी में परफॉर्म कर रहे हैं। ना उनको शायरी का कोई समझ आती है, बिल्कुल ऐसे ही। ना उनके सुर होते हैं, ठीक है। अब मेरी मेहंदी में कव्वाली नाइट थी, तो वो कव्वाल आ गया। अब उनको मैं समझाना चाहता हूँ, वो साबरी वाबरी है नहीं, लेकिन वो लिख रहे हैं अपने नामों के अच्छा, साथ। साबरी देखें, आपको पता साबरी एक सिलसिला, साबरी हैं बहुत सारे यहाँ पे ना। ये जो इवेंट मैनेजर्स भी आ जाते हैं ना, मैं इनसे भी एक गिला करना चाहूँगा कि अगर सपोजिंगली कि मेरे किसी भी आदमी के आगे, ये भाई हमारे, इनके आगे नाम के आगे साबरी होगा और वो इनको बुलाएंगे, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये साबरी ब्रदर्स हैं। हाँ। समझ रहे हो? हाँ, साबरी अब बहुत सारे लोगों का नाम होगा, बहुत सारे लोगों का नाम होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है। अब वो लोग बोलते हैं कि जी ये आज से नहीं हम डील करें, तो उसी अब्बा के इंसिडेंट के कुछ टाइम्स के बाद ही शुरू हो गया था ये कि हम जो साबरी के कज़न हैं, हम उनके भाई भतीजे भांजे बेटे भी बने। मैं खुद अटेंड करके आया हूँ एक अपने भाई का इवेंट। ये उमर शरीफ पार्क का बताया आपको। उमर शरीफ पार्क के अंदर एक शो हो रहा था जहाँ हमजद साबरी साहब के बेटे आ रहे थे। अच्छा, मेरा स्टूडियो वहाँ से करीब था, अब तो मैं वहाँ से मूव कर दिया, पहले वहाँ से करीब था। अब मैं मतलब इतनी करीब था कि मुझे आवाज़ आ रही है कि जो साउंड अनाउंस वगैरह कर रहे हैं। अब वैसे ही मैं कहूँ यार कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, मैं यही बैठा हूँ। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा शायद हो सकता है कि उससे मिस्टेक हो गई, उसने मुझे बताया नहीं कि आज जाना है ये फ़लान का ना। अब मैंने फ़ोन किया, उसने बोला नहीं आज कोई शो नहीं है। फिर मैंने अपने 1-2 बॉयज़ को मैंने कहा कि जाओ ज़रा चेक तो करके आओ कि क्या सीन पार्ट चल रहा है ज़रा। फिर वो गए, फिर एक नाम आया, मैं लूँगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों से मैं मिल भी चुका हूँ जो कि हमजद साबरी के भाई बेटे बच्चे भतीजे भांजे बन के फिर रहे। और एक पाकपतन के अंदर एक सीन ऐसा हो गया था कि एक बंदा है, वो बिल्कुल ना गेटअप मेरे अब्बा की तरह, टोपी और फ्रेंच माला वगैरह डाल के वैसे ही पाकपतन में रोड दरबार के बाहर चलता हुआ जा रहा। तो वैसे एक फ़नी मोमेंट के अंदर वो बाज़ार लोग भरे हुए थे वहाँ पे। मैंने भी पलट के देखा और ना एकदम मुझे ऐसा हुआ, मेरे मुंह से अचानक ही निकले, मैंने कहा बा। तो वो सबकी जो नज़र थी ना वो उस बंदे पे चली गई। वो काफ़ी एम्बैरस हुआ उसके बाद। मैं उसके उठ के भी गया, फिर अपना वो भी हंसने लग गया आगे से, वो क्या ही करता बेचारा। ये है तो ये डील हम करते रहते हैं, लेकिन एंड यही है कि जिस बंदे के नाम के आगे साबरी लगा हुआ है वो साबरी हमसे रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब हर किसी के नाम के आगे कुछ भी लगा हो सकता है।
और मैं भी ये क्लैरिफाई करूँगा कि हर किसी जिसके नाम के साथ सोहवर्दी लगा हुआ है वो हमसे रिलेटेड नहीं है, और चाहे वो जितना भी बोले कि मैं कंफर्म जन्नती अब वो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हारा कज़न है। मैं कहा नहीं भाई मेरा कज़न नहीं है भाई मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, तो तो सवाल ये था कि जो लोग बनते थे, चच्चा बन गए, वो बन गए, तो जब वो फेस करते हैं तुम्हें तो शर्म से पानी पानी हो जाते होंगे? बहुत सारे लोगों को हमने हड़बड़ाते हुए देखा है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम अक्सर खुद ही रेड कर देते थे वो जगहों पे, तो वो बंदा कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता था, इधर उधर भागने लग जाता था। अक्सर तो लोग शो छोड़ के भी भागे। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो ही एक लड़का जो उमर शरीफ पार्क में था, वो एक और जगह महफिल कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे मामू से इनकाउंटर हो गया उनका। अब वहाँ पे वही अनाउंसमेंट हो रहा है कि अमजद साबरी साहब के बेटे और वो आ रहे हैं। मामू ने कहा मेरे अच्छा मुज्जी आया हुआ है, चलो हम भी जाके देखें ज़रा। अब वहाँ वो गए आगे, तो उन्होंने देखा कोई और। अच्छा मज़े की बात यहाँ ये थी कि उसमें कुछ लोग टीम के, हमारे अब्बा की पुरानी वाली टीम के शुमार थे, कि उन्होंने मिलके ये प्लॉटिंग की थी कि इस बच्चे को ऐसे करके, क्योंकि हम तो लाहौर मूव हो गए थे। ओह आई सी। तो ये पॉइंट निकला इसका। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे मेरे मामू ने फिर थोड़ी सी आतम भाई भी गुस्सा अपना जाहिर भी किया था उन लोगों पे। गुस्सा बनता है। आप चलो कुछ शागिर्द बना लो, आप कुछ और बना लो, बेटा तो नहीं बनाओ यार। नहीं मुझे वो बच्चा आज भी मुझसे थोड़ा सा घबराता है दूर में, लेकिन हाँ उसके वालिद साहब एक वेल मतलब स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे वो वेल नोन आदमी है, बिल्डर उसमें है फील्ड में, लेकिन फिर भी उनके बेटे को परफॉर्म वगैरह करने का बड़ा शौक था, तो वो करवाते हैं। हाँ, लेकिन अब वो अपने नाम से काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, इसको इनकरेज भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हाँ ये जो चीज़ गलत थी वो परफॉर्म कर रहा है, हमें उस चीज़ से गलत बात नहीं है, वो ये गलत ये चीज़ गलत है। देखो ये तो उसमें अल्लाह मना कर रहा है ना, क्योंकि लानत भेज अल्लाह जो अपना नसब चेंज करे, जो इंसान। आप थोड़े से फेम के लिए अपना नसब चेंज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं इनका बेटा हूँ, ये तो गलत बात है, गलत चीज़। खैर, तो कब तुम्हें लगा कि यार तुम इस चीज़ को प्रोफेशन लेके चल सकते हो, गले को देख के, या कब ऐसा फीलिंग आई? सच बताऊं तो मुझे आज भी नहीं लगता। अच्छा बस नहीं यार, ऐसे ये तुम्हारी ह्यूमिलिटी है, बट अभी मैंने तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा। हाँ वो बस मैं आके बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ आ गई है परफॉर्म करते करते करते। मुझे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी प्रैक्टिस और जितनी सब चीज़ें रेसल्स वगैरह इस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, मैं उस चीज़ पे सही पूरा नहीं उतरा हूँ, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। बस ऐसे यही मेरे इस पे जवाब रहेगा कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दरिया हमारे बुज़ुर्ग मेरे उस्ताद और मेरे मजलिदादा हाजी मकबूल अहमद साबिर साहब कहा, मतलब वो उनको शहनशाह कव्वाली कहा जाता था, गज़लों का बादशाह कहा जाता था, तो वो अपने लास्ट स्टेजेस में मेरी ये सादत है कि मैं उनसे शागिर्द हो चुका हूँ। अच्छा, सीखा कुछ नहीं है, लेकिन रूहानी बहुत ताल्लुक़ बन जाता है जब गंडा बनवा लेता है बंदा। तो उनके लास्ट स्टेजेस में मैंने उनको रोते हुए देखा है कि वो बता रहे थे कि मुझे, मतलब वो कहते थे कि मुझे भी बहुत थोड़ा सा आया है, सीखा हूँ मैं। तो ये चीज़ मुझे अभी भी उनके वर्ड्स याद हैं कि यार जब ये आदमी इतने बड़े लेजेंड दुनिया में नाम कमा के गए, इतना काम करके गए, और ये अब अपने एंड मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो कुछ आया ही नहीं, वो रोते हुए देखा है मैंने उनको आंसू से। और तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं तो भाई उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, पहले उस लेवल तक पहुंच के फिर आगे जाने की सोचो ना। बड़ी गहरी बात की है भाई। मुझे अभी जैसे तुमने कहा गंडा, ये गंडा बनवाना, ये बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है, तो उनको ये कॉन्सेप्ट ज़रा बताओ कि ये गंडा बनवाना क्या होता है। देखें, कोई भी उस्ताद आपको बनेगा किसी भी जैसे सिंगिंग में भी हो, ये इस हर चीज़ में कि आपको गुलकारी कोई सिखा रहा हो, कि मौसीकी सिखा रहा हो, गला पे कंट्रोल वगैरह, तो उसमें ये गंडा इस तरीके का ही होता है। ये तो उस्ताद वाला नहीं है, इस तरीके का होता है। उसमें एक रस्म की जाती है, मतलब उस्ताद को अपने सूट दो, उनको हदिया दो जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी खुशी से, और मिठाई वगैरह होती है। तो उसमें वो एक रस्म होती है जिसमें वो शागिर्द करते हैं आपको, वो दम वगैरह भी पढ़ते हैं और कुछ आयतें वगैरह पढ़ते हैं, वो बांधते हैं। फिर उससे ये कि वो उस दिन के बाद से आप उनसे सीखना है, उसके उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बॉन्ड करने के लिए वो एक रस्म होती है, और वो बन जाती है, फिर आप सीखो उनसे। वाह। तो ये जो है, जो भी उस्ताद होते हैं, ये यूजुअली रूहानी भी होते हैं? मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि मैंने मेरे दो उस्ताद रह चुके हैं जिनसे मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ। एक हाजी मकबूल अहमद साबिर साहब और एक उस्ताद ताफू खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, मैडम नूरजहान के साथ हुआ करते थे। दोनों उस्तादों से मुझे अपने कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। मैं उस्ताद ताफू खान साहब के पास 1 आध 2 क्लास 3 क्लासेस ली होंगी, मैंने गया हूँगा, उन्होंने सरगम वगैरह सिखा दी। और हाजी मकबूल अहमद साबिर साहब से भी, दादा से भी मेरे ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। जब मैं 5-6 साल का था तब हम शागिर्द, तब मेरी मामा ने उनसे शागिर्द करवाया था, तो मैं कतराता भी था, भागता भी था, डरता भी था।
और फिर जब मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम में उनका इंतकाल भी हो गया था, तो इसलिए दोनों उस्तादों से सीखना नहीं मिला मुझे। लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि उनकी जो रूहानी जो उस गंडे की जो ताकत थी ना, वो मुझे अपने अंदर महसूस हुई है, फ़ील हुई है कि मेरा तबले उस्ताद ताफ़ू खान साहब तबला बहुत अच्छा बजाया जी। करते थे, तो मुझे तबले में, हालाँकि मैंने सीखा नहीं उनसे, तबले का एक अल्फ़ाज़ भी नहीं सीखा होगा, लेकिन मुझे अपना हाथ अच्छा लगा कि जब मैं फ्रेश हो के उनसे सीख के आया, फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया। हारमोनियम पे भी मेरा हाथ अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट कभी भी सीखा नहीं है हुँ, और मुझे पता नहीं है कि स्केल क्या है, क्या चीज़ क्या है, ये क्या है। लेकिन कानों में ये एबिलिटी है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, हुँ। कुछ परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो मैं ये सुन के मैं एग्ज़ैक्टली बजा सकता हूँ। वाह! ये एबिलिटी है, मुझे लिटरली पता नहीं है कि ये कौन-सा हुँ। कॉर्ड है, ये कौन-सा स्केल है, ये कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो आप पढ़ रहे हो वो बजा दूँगा। अच्छा, राग वगैरह पता है कि ये कौन-सा राग है? हाँ, हाँ। ये तो वो पहले नहीं पता था, लेकिन अब हुँ, क्योंकि खुद ही इस डिटेल में घुसना पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली। अब बहुत सारे रागों से मेरे कज़न ने एक एप्लीकेशन है, हुँ, उससे इंट्रोड्यूस कराया था मुझे। यूके में होता है मेरे कज़न, हुँ, तायाबू का बेटा है मेरे। तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें, आई तबला प्रो करके नाम है उसकी, एक वन अच्छा। टाइम सब्सक्रिप्शन ही तो होती है। हुँ, तो उसमें मल्टीपल ऑफ राग हैं, इतनी मतलब ताल हैं। तो वो अक्सर मैं गाड़ी के अंदर मैं जा रहा हूँ तो मेरे गाने वगैरह नहीं सुनता या कोई कलाम नहीं सुन रहा होता। मैं उन बीट्स को लगा के पीछे उसमें साथ चल रहा होता है और मैं उस माला पे खेलता हुआ जा रहा होता हूँ वाह, अक्सर। वाह! अच्छा, माशाल्लाह हम दोनों जो हैं, हमारे जो वालिद हज़रात थे, वो बहुत ऊँचा पढ़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो ऑब्वियसली दुनिया भी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम ऊँचा पढ़ेंगे। तो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ कि ऊँचे सुरों में आवाज़ फट गई, ठीक है? तो कभी ये फेस करना पड़ा? नहीं, बहुत जगह फेस करना पड़ता है। अच्छा, मेरा इस पे ये कहना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर्टिस्ट की ना मूड पे बहुत डिपेंड करता है। हुँ, ऑडियंस पे और मूड के ऊपर। जहाँ ऑडियंस अच्छी मिल जाती है ना, अंदर वैसे ही एक जज़्बा आया था कि नहीं यार, ये अच्छे लोग हैं, इनको अच्छी चीज़ सुनानी है और हुँ, अच्छा एन्जॉयमेंट कराना। हुँ, कहीं कुछ लोगों से जो ज़्यादा एन्जॉय करने वाले लोग नहीं होते, हुँ, उन लोगों से भी एनकाउंटर होता है, तो उसको भी डील करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अ, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर जाती है आपकी चीज़ के, हुँ, हाई नोट्स आप कितने लेके जा कितने लेके सकते हो। जा सकते हैं आप? हमारे, क्योंकि हमें जिस तरीके से करवाया गया था, गला जो, क्योंकि मेरी भी आवाज़ टीप पे थोड़ी बहुत चली जाती है, हुँ, तो उसको गला हम इसको स्ट्रक्चर किया, इस गले को हमने अच्छा, मतलब फाड़ा इसको, फाड़ा है। चीख के हुँ, इसको फाड़ा है, फिर इसको रिकवर होने दिया है। हुँ, मेरी अक्सर प्रिंसिपल थी, वो मुझे कहा करती थी कि तुम जब बात करते हो तो तुम्हारी आवाज़ कोयल जैसी लगती है, जब गा हुँ, रहे होते तो शेर जैसी ये लगती है। लगती है, हाँ। तो यही है कि उस चीज़ पे कंट्रोल जिस दिन आया मुझे अपनी उस वोकल के ऊपर, हुँ, स्टार्टिंग से इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी मेरी, बहुत अजीब सी आवाज़ थी, बहुत बारीक सी आवाज़ हुँ। थी। लेकिन फिर उसको स्ट्रक्चर किया, उसमें ये टेक्सचर्स क्रिएट किए, फिर जाके गला फॉर्म हुआ है। हाँ, ये जब मैंने तुम्हारी बचपन में भी वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने जब तुम्हारी आवाज़ भी सुनी थी, मैं कहा इसकी आवाज़ तो पतली सी है। फिर जब मैंने तुम्हें लाइव सुना, अच्छा, मैंने तुम्हें ज़िंदगी में जो लाइव फर्स्ट टाइम सुना ना, मैंने तुम्हें बताया था शायद जी, किस्सा। हमारे घर के साथ में हमारे पड़ोसी ने कव्वाली नाइट करवाई हुई थी अपनी छत पे, बिल्कुल। और मुझे एकदम से मैं कहा मुझे सावरी कि मुझे पहले लगा कोई कॉपी कर रहा है। फिर मैं नीचे गया, फिर मैंने जब सुना, मैं कहा नहीं, नहीं, ये मुजद्दिद ही पढ़ रहा है। तो उस दिन से मेरा था कि मैं तुमसे मिलूँगा, फिर अल्लाह ने ऐसा बनाया हमारा कि हम मिल गए समा टीवी पे। बिल्कुल। फिर तुम्हें बुलाया, फिर तुमने मुझे टरखाया नहीं, 2-3 नहीं। दफ़ा। नहीं, नहीं, देखो, मैं बस क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी ये इस अफ्तारी का एक चैनल से हुँ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। हुँ। पिछले 1-2 दिन तो मैंने सिर्फ़ नींदें पूरी करने में गुज़ार दिया है, और फिर उसके बाद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। ईद लाहौर करोगे? जी। तो लाहौर में अब फैमिली के अलावा और ख़ानदान वाले हैं? हाँ, मेरी फुप्पू 2 रहती हैं, हम अच्छा। उसी सोसाइटी में, मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर ही हम, हाँ, ये अच्छा हो और गया। मेरी दूसरे ब्लॉक में मेरी, क्योंकि हम जब लाहौर शिफ्ट हुए थे तो उसके 1 डेढ़ साल बाद मेरी मामा ने नानी वगैरह को भी लाहौर बुला लाहौर, लिया। तो जैसे समय सपोजिंगली हम बी ब्लॉक में रहते हैं, तो फिर नानी एक सी ब्लॉक में और पुप्पो भी मेरी उसी सोसाइटी में ही आ डिफ़रेंस गई क्या हैं। लगा कराची लाहौर में? बहुत डिफरेंस है यार, बहुत। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत फ़र्क है कराची और लाहौर के, बहुत पीसफुल शहर है लाहौर। और हाँ, कराची के डिफरेंट पर्क्स हैं, ऑब्वियसली और लाहौर शहर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगा, बेहतर लगा। बहुत ज़्यादा बेहतर। कि कराची के अंदर तो आप, मुझे तो सही बताऊँ, यहाँ का डिफेंस भी डिफेंस नहीं लगता है। हुँ, यहाँ इसलिए वैसे अगर आप एस्थेटिकली वाइज देखो, इन हुँ। सब चीज़ों वाइज नोटिस करो, तो लाहौर बहुत ज़्यादा बेहतर है। लाहौर एक प्लान्ड सिटी है। प्लांट सिटी लगता है हाँ, एग्ज़ैक्टली। कराची शहर बस जहाँ जिसका जो दिल किया उसने वहीं बिल्डिंग खड़ी कर दी। सही बात है। और फिर उसके बाद बिल्डिंग टूट गई क्योंकि वो हाँ, टूट गई, इल्लीगल जगह पे उन्होंने इल्लीगल बनाई, जगह और पे जी। बनाई हुई थी। तो मुझे लगता है फैमिली में
कोई तुम्हारे अलावा भी कोई और आना चाह रहा है ऑन वगैरह, कोई भाई? ऑन मेरे साथ ही होता है शोज़ में, और अच्छा, बिल्कुल पहले मैं आई यूज्ड टू सिट इन सेंटर, अब ऑन सेंटर में बैठता है, मैं हारमोनियम पे होता हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश है कि, क्योंकि मेरे वालिद साहब चाहा करते थे कि ऑन जो है उस लेगेसी को कंटिन्यू करें, मैं चाहता हूँ कि हुँ, अगर उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो उस चीज़ के कैपेबल होगा तो फिर व्हाई नॉट ऑन। चलो माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ापन है। नहीं, लेकिन मेरा जिस बेसिक मैंने आपको पहले बताया, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा हुँ, ज़हन ज़्यादा कारोबार में चलता है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो ज़्यादा बेहतर बैक एंड पे बैठ के चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर कर बेटर सकता मैनेज हूँ। कर लोगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा तुम्हारे लिए डिस्टर्बिंग टॉपिक है, तो वालिद साहब ऑब्वियसली बहुत छोटी एज में तुमने अपने वालिद साहब को खोया। लेकिन वालिद साहब की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त आज भी लोग तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वालिद साहब की शहादत का ये सारा चीज़ें हुईं, तो उस वक़्त क्या फीलिंग्स थी? लाइक क्या एक बच्चा कितने साल के? यू वर 12? 13, हाँ, 13 या तो उसमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ऑब्वियसली है। कि ये बहुत एकदम जल्दी-जल्दी हो रहा था, और सब चीज़ें बहुत एक फ़ास्ट ट्रैक की तरह गुज़री हमारे साथ। ये जब इंसिडेंट हुआ जिस दिन, हुँ, उस दिन एकदम लोग आना शुरू हुए, और उस दिन के बाद से तकरीबन पूरा 1 साल जो है ना, लोग हमारे घर में ताज़ियत के लिए आते रहे। तो वो व्हिच वाज़ अ लिटिल डिस्टर्बिंग हुँ, कि हम उस चीज़ चले एक चीज़ हो चुकी है, हुँ, अब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हुँ, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सुबह 8 बजे से लोग आना शुरू करते थे, फिर वही सेम सेम बातें, सेम टॉपिक, तो वो सब चीज़ें रिफ्रेश होती रहती नहीं कुछ, ऑब्वियसली है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम उसी दिन में ही फँस गए फँस गए हैं। हैं, उसी बिल्कुल। दिन में उसी वही लूप चल रहा है कि लोग जैसे ही सुबह 8 बज रहे हैं, लोग आना शुरू हो रहे हैं। चाहे वो 80 साल के अंकल हों, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, हुँ, सब कोशिश करें कि वो आके हमसे मिलें, और हमारी भी कोशिश यही होती थी कि सबको उसी हुँ, तरीके से ग्रीट करें। क्योंकि वो तो बेचारे अच्छे दिल से ही आ रहे थे, बिल्कुल, लेकिन उनको क्या पता था कि वो हाँ। मज़ीद बिल्कुल, प्रॉब्लम्स क्रिएट क्योंकि उस करें। टाइम पे चैनल्स वगैरह भी, मीडिया हर वक़्त मीडिया हमारे घर के बाहर, हमारे रेंजर्स की गाड़ियाँ, मीडिया की पूरी-पूरी जो उनकी वैन्स होती हैं, हुँ, टीम हर वक़्त रेडी रहती थी, कुछ भी हो जाए फ़ौरन कवर करना, ये फलाना-ढिमकाना, तो वो चीज़ें बड़ी डिस्टर्बिंग थी। बाकी तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हर किसी के और बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे वाक़ये पेश हुए हैं, सब सब्र कर लेते हैं और अल्लाह ताला सब्र दे देता है। हुँ। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जो थी वो थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग थी। तो मूविंग टू लाहौर वाज़ हुँ। ये बिकॉज़ ऑफ बहुत द बड़ा रोल प्ले किया है इस सब हाँ, चीज़ों ने, क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर से ही नहीं निकल पा रहे थे। हुँ, तो फिर हम लाहौर मूव हो गए, और फिर ये वहाँ फिर आप पे लाहौरी हो गए। लाहौर ही नहीं हुआ मैं, लेकिन ये है कि मुझे लाहौर में रह के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जो स्माइल है ना, वो बिल्कुल तुम्हारे वाले साहब दुआ जैसी करें। है, ठीक है? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर। जो सानिहा था तुम्हारे वाले साहब का, वो सिर्फ़ तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं, ऑलमोस्ट हुँ, बहुत से जो मुंसलिक थे उनसे सबके लिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ट्रेजिक बिल्कुल ऐसे। इंसिडेंट था। म मेरे वालिद साहब को पाकिस्तान से निकालने का एक वन ऑफ द रीज़न वाज़ दिस एज़ वेल। हम लोग सब, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। हम सब निकल चुके थे। बिल्कुल वालिद ऐसे ही। साहब और वालिदा पाकिस्तान में थीं। तो हमने कहा नहीं भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही। हालात उस वक़्त तो कराची के हालात बहुत बहुत ख़राब थे। ज़्यादा ख़राब थे। तो क्या आज तक कुछ पता चला क्या हुआ? पकड़े जी, गए? अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं लोग, अच्छा। और मेरे ख़्याल से अभी कुछ रिसेंटली उनका 2 बंदे तो मेरे ख़्याल से पहले ही पकड़ लिए थे, 2017-18 में ही 2 हुँ, लोग पकड़े गए थे जो टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुलव्वस थे। थे। और अभी 4-5 महीने पहले उनका जो मास्टरमाइंड था, हुँ, क्योंकि हमें भी वो सब चीज़ें ही पता हैं जो टीवी पे दिखाई गई हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे तायाबू वगैरह ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया, हुँ, क्योंकि उस टाइम पे हम काफ़ी छोटे थे, और उसके बाद ऑब्वियसली भी है। हमें इन केस के हवाले से किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता। जो मुझे वही चीज़ें पता हैं जो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख हुँ, लेंगे तो आपको वही चीज़, क्योंकि जो अपनी तरफ से मैं रिसर्च कर सकता था, जो इस केस को हुँ, स्टडी कर सकता था, हुँ। वो न्यूज़ मीडिया और यूट्यूब पे जो शो हुआ है वही किया मैंने। तो मुजद्दिद एक कव्वाल, एक नात ख़ान, इसके लिए एक सबसे बड़ा गोल ये होता है कि यार जो मैं परफ़ॉर्म दुनिया के लिए कर रहा हूँ, दुनिया को रसूल, रसूल, रसूल की बातें कर रहा हूँ, वो मैं कभी रसूल के सामने करूँ। तो कभी ये मौका मिला? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये चीज़ मेरे पास सआदत एक हासिल है कि हुँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उम्रा करके आया हूँ 2017 में। मैं, अच्छा मेरी माशाल्लाह। वालिदा, मेरी दादी, अच्छा हम माशाल्लाह। 3 लोग हमारी फैमिली से गए थे। हुँ, इसकी भी एक स्टोरी है पूरी, के इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले एक शो अब्बा रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे, हुँ, तो कोई ट्रैवल एजेंसी वहाँ की स्पॉन्सर थी। हुँ, तो अब्बा ने उनको वैसे ही मज़ाक में कहा था हुँ, कि हमें कब लेके जा रहे हैं उम्रे पे, या हमारा ग्रुप का प्लान कर रहे हैं, ये वो हुँ, मज़ाक में एक चीज़ ऐसी उन्होंने अब्बा ने बोली। तो उससे कुछ टाइम बाद ही अब्बा का ये इंसिडेंट पेश आ इंसिडेंट गया। हो गया। तो लेकिन वो जो स्पॉन्सर थे उनके दिमाग में ये चीज़ जो है वो
चल रही थी कि अमजद भाई ने ये कहा था, अमजद भाई ने ये कहा था, तो उस कंपनी ने जितनी भी पूरी टीम थी, फरहान अली वारिस भी उसमें शुमार थे, हसन बिन खुर्शीद, माया खान, डॉक्टर उमर राहील, बहुत सारे पूरी A+ की, और जो वो नात कंपटीशन जो चल रहा था उसकी जो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर थे वो भी थे, और जवेरिया सलीम, बहुत सारी पूरी टीम जो उस चैनल की थी। हम सब उम्रे पे गए थे और वहाँ उम्रा मैंने किया। वहाँ रोज़ा रसूल के अंदर वहाँ नफिल पढ़ने के, नवाफिल पढ़ने की होती कि वो कहते हैं जल्दी जल्दी 2-2 4-4 नफिल पढ़ो और निकलो। एक ये चीज़ मेरे पास आदत हासिल है कि वैसे ही मैंने आज तक कहीं बात नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो लाइन में लग के अंदर आने की इजाज़त देते हैं। वो और वहाँ की जो शूरतें होते हैं वो तो ना बच्चे ना बुढ़े हो किसी को भी नहीं देखते हैं। अब हमें पता चला कि हमें आज निकलना है मक्की के लिए, तो हम बिल्कुल, मैं हरम शरीफ में ही था, मेरे साथ एक माशाल्लाह उस टाइम के जो वो नात कंपटीशन वो जीते थे रिजवान भाई, वो थे और 1-2 लोग और थे। तो मैंने कहा नहीं यार, निकलने से पहले मैं 4 नफल जो पढ़ के आ जाऊँगा। मैंने उल्टा ही भागना शुरू किया है, मतलब कि अगर यहाँ ऐसे लाइन लगी हुई ना, मैं यहाँ से भागता आया हूँ, 3-4 शूरतों को मैंने डॉज किया है और मैं अंदर गया हूँ मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ पे 16 नफल खड़े होके पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे लग रहा था कि ये 4 नफल के बाद जो है वो डंडा वगैरह आ जाएगा। मैंने भी किसी को तंग नहीं करना, मैंने ये जैसी नफल 4-4 नफल करके मैंने नियत बांधनी शुरू की। 4 नफल के बाद फ़ौरन जैसी अगर कोई आता भी था फ़ौरन अगली नियत बांध के खड़ा हो जाता, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से 16 नवाफिल पढ़े थे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुजद्दिद मेरा भाई, एक सवाल है और इस सवाल का अगर तुम्हें नहीं भी जवाब देना तो कोई मसला नहीं है। अब प्रोफेशनल जेलसी हर जगह होती है, बट ऑब्वियसली तुम जिसके पोते हो, जिनके तुम बेटे हो, तो तुम्हारे साथ तो हासिल माशाल्लाह पैदाइश से ही लगे अल्लाह ताला बेहतर जानती है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी भी फेस करनी पड़ती है प्रोफेशनल जेलसी? नहीं देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बताया ना, हर किसी भी पेशे में, किसी भी उसमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये काम है। अगर एक कपड़े का भी किसी की दुकान है तो उसके ऑब्वियसली कंपटीशन है मार्केट में। अब वही सेम चीज़ है। फिर मैं आपको वही चीज़ कहूँगा कि अपने प्रोडक्ट, अपने काम को निखारो, मेरा ये मानना है, तो सामने वाला खुद ही पॉइंट आउट करेगा। क्योंकि अब्बा के जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब मैंने नया नया परफॉर्म करना शुरू किया 2020-21 में, तो तब मुझे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी बेस के ऊपर बुलाया कि अमजद साबरी का बेटा है ये। लेकिन 2022 और 2023 और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में अब जो लोग मुझे बुलाना वापस बुला रहे हैं, वो इस कैपेबिलिटी के ऊपर बुला रहे हैं कि ये मुजद्दिद कर रहा है काम, अच्छा कर रहा है तो बुला रहे हैं, वरना इस और कोई लोगों को ऐसे थोड़ी कब तक सिंपैथी थोड़ी देंगे। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने सिंपैथी दी, और जो कि सिंपैथी भी मैं नहीं कहूँगा, एक ट्राई था, उन्होंने ट्राई किया, उस पर हम पूरे उतरे। फिर अब वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे कि 2-2 3-3 साल से हम कंटिन्यूसली, उनकी कुछ डेट्स फिक्स हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक भाई वाली बात कर रहा हूँ, अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ बिल्कुल। जब तुम कनाडा आओगे ना तो मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊँगा इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ ये चीज़, क्योंकि देखें जो आजकल वैसे ही प्रमोटर्स बने हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के प्रमोटर्स हैं, और वो बहुत सारे हमने सुन रखे हैं किस्से कहानियाँ कि किसी के शो करा लिया, पैसे नहीं दिए। तो मेरा तो अपना ही ये प्लान है कि मैं प्रोडक्शन भी जो है वो अपनी करूँगा, कि शोज़ भी हम खुद ही मैनेज करेंगे। तो ये मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि टीम हो, भले पूरे वर्ल्ड वाइड में हम फैल जाएंगे ऐसा ऐसा मैं चाह कि हम खुद ही शोज़ ऑपरेट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शादी वगैरह के शोज़ से तो मैं दिल भर गया। तो यहाँ कराची में भी है इंशाल्लाह। अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं खुद ही सिर्फ अपने हवाले से नहीं, और शोज़ भी करवाऊँगा और सब चीज़ें मैनेज करूँगा। ये एक प्लान है, मेरा दिल है कि मैं ये करूँ, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर इस पर मैं आगे वर्क ऑन करूँगा। अच्छा, अब हमने देखा है कि वो कैसेट्स और सीडीज़, इनका तो ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है, बट अभी कोई प्रोफेशनल स्टूडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो करवाते हैं? हाँ, मैंने जैसे बहुत सारे अपना कुछ ओरिजिनली नहीं परफॉर्म किया, लेकिन स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में जैसे दादा वगैरह की जो कलाम है, अब्बा की कलाम है, वो मैं पढ़ चुका हूँ, और वो रिलीज़ भी हुए हैं, स्पॉटिफाई वगैरह पे भी डले हुए हैं, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग। आई नो तुम्हारा बहुत बिजी स्केड्यूल था, तुमने उसमें से मेरे लिए टाइम निकाला। गॉड ब्लेस यू, और हमारी दुआएं तुम्हारे हमेशा साथ हैं। और ये फजूल बातें नहीं किया करो कि मुझे भी शहादत चाहिए, सब कुछ इस तरह की बातें नहीं किया करो। अभी नहीं, मैं इट वाज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर देखो ये चीज़
ज़्यादा बेहतर नहीं है बनिस्बत नॉर्मल उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अल्लाह लंबी उम्र दे तुम्हें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप चलो। लोगों की दुआएं हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा अपने पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया कि एक बिल्कुल ये वो टॉक हुई, एक ब्रदर टू ब्रदर एक टॉक हुई, एग्जैक्टली। बहुत मज़ा आया इसमें। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर।